व्यापो नमो दिवो नमः पंचत्वारि भागपदानि स्वाहा गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगनारायण नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्म भूरभुवस्वरो स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य व्रणादीं तदनन्तरम् अनुस्वारवरदः हरेन्द्रजगन्नारायणोत्तमेतत्त्वमनस्वरूपं नकारपूर्वरूपमकारं अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविदासज्जे वैशागणेश विद्यागणकर्षे निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गंगणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुरास्तं वाशमं कुशधारणं मुदञ्जवरदं हस्तैर्विघ्नानं मोचकध्वजं रक्तान्तं गोदरं शोभवर्णकं रक्तवासरं रक्तपुष्पैर्पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं चतुर्ध्यादौ प्रकृते प्रजात्परं देवं ध्यायते नित्यं सुयोगी योगिनान्वरः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमणपतये नमस्ते गोराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः स्वाहा एतदथर्वशीर्षयोधिते सब्रह्मभूयाय गणपते सर्वदर्शनवेदते सर्वविघ्नेन बाध्यते सवञ्जमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति रात्रियानो रात्रिकृतं सायं प्रातःप्रयजानो अपापो भवते सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवते धर्मार्गकां मोक्षं च प्रति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यते सपापीयान् भवति सहस्रावर्तनादो ययं कामं तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषञ्जते सवामे भवते चतुर्ध्यामनिषञ्जपदे सविद्यावान् भवते यच्चरवणवाक्यं ब्रह्माद्या न बिभेति कदाचनेति यो दूरवाङ्ग्रयते स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजते स यशोवान् भवति स मेधावान् यो मोदकसहस्रेण यजते स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमिदभिर्यजते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यव्रजस्वी भवते सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 जातवेदो मावः स्वाहा तामावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणं स्वाहा अश्वपूर्वां व्रतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमादेवीर्जुषतां स्वाहा प्राकारामार्द्राञ्जलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां प्रथमवर्णां दान्योपह्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासाय यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्यादतिः स्वाहा उपैतुमान् देवसखीर्निष्टमहिनाथः प्रादुर्भूतोऽसुराश्रेष्मेन कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा तुच्छ्रिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च तवां कृतं मे गृहात् स्वाहा गन्धसवाहरान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपह्वये श्रियं स्वाहा मनसः काममापूर्तिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रेयदाय स्वाहा कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय पद्ममालिनीं स्वाहा आपस्कजन्तुसिद्धानि चिक्रीतमसमे गृहे विचदेवी मातरं श्रियं वासय मे गृहे स्वाहा
पुष्करणे पुष्टिं पितरां पद्ममालिनीं जय श्री राम। चन्द्रां भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सदाशिवनिलये सोजास्ते सौरतरां शुभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद. म्हणजे आपल्या श्रीमती ललिता केशव नाईक आजी म्हणून तुम्ही त्यांना सगळ्यांना ओळखत असाल, बघत आलेला असाल, त्यांच्याशी बोललेला असाल. त्यांच्या 85व्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम आणि हा उपक्रम होतोय, राबवला जातोय. हा छान दुग्धशर्करा योग आहे. प्रत्येक वृक्षाची एक देवता असते. आता गुरुजींनी वनस्पती सूक्त म्हटलं. प्रत्येक वृक्षाची एक देवता असते. त्या वृक्षामध्ये दैवी तत्व असतं. त्या तत्वाला जागवणं, त्याचं संगोपन करणं म्हणजे वृक्ष लावणं आणि वृक्षाचं संगोपन करणं हे तेच आहे. ही त्या वृक्षाची पूजा आहे आणि त्यामार्फत त्या दैवी तत्वाची पूजा आहे. ह्याचा लाभ त्या वृक्ष लावणाऱ्याला, त्याच्या कुटुंबाला आणि पूर्ण गावाला मिळत असतो, ह्या परिसराला मिळत असतो. जसं भवानी मातेच्या आशीर्वादांचा लाभ तुम्ही आम्ही इथे राहून घेतोय, तसंच हे आहे. याने आपण धर्माचं आणि संस्कृतीचं संगोपन करतो, पालन करतो. याचा अनुभव आपण सगळे योगीजींच्या सान्निध्यात राहून घेऊ शकाल, तो घ्यावात अशी मी तुम्हाला प्रार्थना करतो. आत्ता इथे विद्यार्थी देखील भरपूर आहेत. त्यांना मी अवश्य सांगेन की तुम्ही तुमचं शिक्षण घेताय, त्याबरोबर तुम्ही तुमच्या घरच्या शेतीमध्ये मदत करत असाल, तसंच योगीजींकडे येऊन त्यांच्याकडच्या ज्ञानाचा लाभ तुम्ही अवश्य करून घ्यावा. त्याचबरोबर इथे शेती आणि गोसेवा ही दोन अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी कामं. शेती म्हणजे नैसर्गिक शेती, पर्यावरणपूरक शेती, अशी कामं योगीजी करतायत. ह्या बाबतीतही तुम्ही त्यांच्याकडनं अधिक जाणून घेऊ शकता, त्यांना नेहमी भेटून त्यांच्याशी बोलून. आज तिकडे जगन्नाथपुरीमध्ये मला विद्यार्थ्यांनी तुम्ही सांगाल का जगन्नाथपुरी म्हणजे कोणत्या राज्याचं, कोणत्या राज्यात आहे? मोठं क्षेत्र आहे. तिथे जगन्नाथाचं मंदिर आहे आणि त्या जगन्नाथाचा रथ आज तिकडनं निघालेला आहे प्रदक्षिणेला. फार मोठा उत्सव तो असतो भारतामधला. ती रथयात्रा जशी आज सुरू झाली आहे, तसंच इथे आपल्या योगीजींनी, त्याचबरोबर आज इथे येणारे, आत्ता किंवा थोड्या उशिराने येणारे जे प्रमुख पाहुणे आहेत, प्रवीणसिंह परदेशीजी, आपले SP अतुल कुलकर्णीजी, पद्मश्री कल्याणसिंह रावतजी, डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्माजी, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठीजी, ह्यांच्यापैकी प्रत्येकजण आपापल्या परीने आपापल्या क्षेत्रातला जगन्नाथाचा रथ ओढतायत. त्याबद्दल आपण नंतर जाणून घेऊच. त्यासाठीच आपण आज इथे सगळे जमलेलो आहे. ह्यांना थोडीशी मदत आपापल्या परीने आपणही करूया. कशी? तर ते जो रथ ओढतायत त्याला थोडासा हातभार लावून तो रथ ओढायला मदत करायची. त्यानंतर उत्तराखंडामध्ये शाळांमध्ये ते अध्यापन करायचे, म्हणजे शिकवायचे. त्याच्यानंतर महाविद्यालयांमध्येही त्यांनी शिकवलं. MSc करताना बॉटनीमध्ये म्हणजे वनस्पतीशास्त्रात MSc करताना उत्तराखंडात हिमालयामध्ये ते उभा आडवा हिमालय त्यांनी पालथा घातलेला आहे. खूप फिरलेले आहेत आणि हिमालयाचा अभ्यास केलेला आहे. हिमालयाचा अभ्यास करण्यासाठी, तिथे वेगवेगळ्या ठिकाणी उगवणाऱ्या वनस्पतींचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी हिमालय पालथा घातला. शाळेमध्ये शिकवताना हे फार विलक्षण आहे बरं का. असे शिक्षक आज आपल्याला बघायला मिळाले तर आपलं भाग्य. शाळेमध्ये शिकवताना पहिल्यांदा शाळेत पोचायचं विद्यार्थ्यांच्या आधी. शाळा उघडलेली नसली तर ती उघडायची, शाळेची झाडलोट करायची. इतकं करण्यापासनं त्यांनी सगळी कामं केलेली आहेत. हा आहे खरा शिक्षक.
खूप प्रसिद्धी पावले ते म्हणजे त्यांनी सुरू केलेल्या मैती आंदोलनासाठी. काय आहे मैती आंदोलन? मैती म्हणजे माहेर. आपल्या गावातली एखादी मुलगी जेव्हा लग्न होऊन दुसऱ्या गावी जायला निघते त्यावेळेला पाणावलेल्या डोळ्यांनी सगळे तिला निरोप देतात. मैती आंदोलनामध्ये सरांनी काय केलं, ही संकल्पना देखील पूर्ण उत्तराखंडामध्ये खूप सुंदर पद्धतीने राबवली गेली. 2021 मध्ये तुळजा भवानी माता की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. मी आहे आसामचे आसाम गौरव पुरस्काराने सन्मानित केले गेलेले डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मा. तर आज देशामधल्या जवळजवळ 4000 वेगवेगळ्या जातींच्या वृक्षांची रोपं त्यांच्या नर्सरीमध्ये अवेलेबल असतात. 4000 हा फार मोठा आणि विलक्षण आकडा आहे. 4000 वेगवेगळ्या झाडांची रोपं ही त्यांच्या नर्सरीत असतात. रोजचा नर्सरीमधला वृक्षांचा खप हा जवळजवळ 30,000 आहे. म्हणजे रोज त्यांच्या नर्सरीमधनं 30,000 रोपं ही विकली जातात किंवा दिली जातात. जवळजवळ 350 लोकांना ह्या नर्सरीमध्ये त्यांनी रोजगार दिलेला आहे. सकाळी नर्सरीचं काम करून दुपारी डॉक्टर शर्मा हे एका कॉलेजमध्ये शिकवायला जातात झूलॉजी. तिथनं परत आले की संध्याकाळी त्यांनी स्वतः चालू केलेल्या हॉर्टिकल्चरच्या कॉलेजमध्ये ते परत जाऊन कॉलेज सांभाळणं, शिकवणं असं काम करतात. इतका उद्यमी अलौकिक मनुष्य, राहायला मात्र अगदी साधा सरळ आहे. त्यांच्याशी गप्पा मारताना असं चा एक व्यवसाय चालू केला जो अत्यंत यशस्वी झाला. त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर 2 वर्षात ते करोडपती झाले. स्वतः चालू केलेल्या व्यवसायामध्ये स्वतःच्या जीवावरती. पण त्यांना काही समाधान मिळालं नाही. कुठेतरी काहीतरी कमी आहे असं त्यांना सतत जाणवत होतं. त्यांनी तो व्यवसाय थांबवला आणि निसर्ग नारायणाची सेवा सुरू केली. म्हणजे पर्यावरण क्षेत्राकडे वळले. आज ग्रीन यात्रा ही त्यांची NGO पूर्ण देशभरामध्ये काम करते. काम बघून NGO म्हणजे नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असा फुल फॉर्म करण्याच्या ऐवजी नॅशनल ग्रीन ऑर्गनायझेशन असा तो करावा असं वाटणं एवढं जबरदस्त काम त्यांनी केलंय. देशभरात अनेक शहरांमध्ये आपण शहराच्या किंवा गावाच्या बाहेर पडलो आणि जंगल दिसलं तर त्याला आपण म्हणतो वन. पण शहरात आणि गावामध्ये जी असतात ती उपवनं. भारतात अनेक शहरांमध्ये त्यांनी अशी उपवनं तयार केलेली आहेत आणि ती उपवनं पूर्ण शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे त्यांचं काम आणि त्यांची तत्व ह्या दोन्ही गोष्टी. मी योगीजींना पुन्हा एकदा विनंती करतो की डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठींचं स्वागत आणि सत्कार त्यांनी करावा. हर्ष जी, और सबसे पहले माँ भवानी को प्रणाम करते हुए और हमारे भारत के गौरव हमारे आदरणीय
जिनके पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, शिवाजी महाराज को नमन करते हुए इस समारोह में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच में हमारे अति गौरव, हमारे मार्गदर्शक, जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है, ऐसे श्री योगी अरविंद जी, जो श्री भवानी योग क्षेत्रम संस्थान के अध्यक्ष हैं, गंधोरा तुलाजपुर में। मैं आपका चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित जिन्हें आज सम्मानित होना है, हमारे आसाम से आए हुए हमारे मित्र डॉक्टर ध्रुव ज्योति शर्मा जी, जिनके बारे में अभी हमारे पुरचेरे जी ने बताया कि उनका कितना बड़ा काम असम में है, पूर्वोत्तर राज्यों में है। वो किस तरह से अपने राज्य के बागवानी के लिए, वनस्पतियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने आसाम में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने में सहयोग किया है। आसाम गौरव से आप सम्मानित हैं और अभी भी आप अपने राज्य के उत्थान के लिए, वहाँ की हरियाली के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे महानुभाव को अपने बीच पाकर हम बहुत कृतार्थ हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुंबई से आए हुए डॉक्टर श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, जैसे कि अभी हमारे हर्ष जी ने बताया कि आप MBBS डॉक्टर कि आपने अपनी को छोड़ करके आप समाज सेवा पे लगे। आपने समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाया और ग्रीन यात्रा की, पूरे मुंबई में जाकर के जहाँ कोई पेड़ नहीं लगा सकता था, जहाँ गंदगियाँ थी, वहाँ जाकर के आपने काम किया। कितना बड़ा साहस है। जहाँ से लोगों ने मुंह मोड़ा कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाकर के आपने काम किया और हरियाली को ला कर के दिखाया। आपने वहाँ सफाई की, पूरे मुंबई नहीं कई राज्यों में जाकर के आपने ये उदाहरण पेश किया। आप चाहते तो बैठे बैठे करोड़ों रुपया कमा करके काम कर सकते थे, लेकिन आपने अपना जो सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य चुना, वो प्रकृति की सेवा और संस्कृति की सेवा, देश की सेवा, इसको चुना। और इसके लिए आपने वहाँ पर नेशनल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन बना करके पूरे हरियाली मुंबई, नवी मुंबई को एक नया जीवन दिया। आप वहाँ पर आज एक, अगर वहाँ पर एक समरसता है, लोगों में चेतना है, तो आपके कारण है। और आपने कई राज्यों में जाकर के इस चेतना को जगाया है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए हैं और आज के राष्ट्रीय वृक्ष निधि सम्मान से आप यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमको भी मिलेगा और हम भी आपके साथ मिल करके हिमालयी राज्य के लिए काम करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ के श्रेष्ठ पुरुष बैठे हैं, हमारे गांव से आए हुए हमारे कृषक बैठे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, अध्यापिकाएं बैठी हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक जो हमारे आदरणीय योगी अरविंद जी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। और जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम तो है ही है। हम 2
महापुरुषों का यहाँ पर सम्मान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर के हम चल रहे हैं, हमारे आदरणीय योगी जी ने आज तक लाखों पेड़ लगा दिए हैं। आपका प्यार केवल महाराष्ट्र को नहीं बल्कि आपका प्यार हमारे उत्तराखंड को भी मिला है। आपका प्रवास बार बार हमारे उत्तराखंड में रहा है। आप ऋषिकेश में रहे हैं, आप कुंजापुरी में रहे हैं, आप पौड़ी गढ़वाल में रहे हैं। आपने बहुत नज़दीक से हमारे समाज को, हमारी प्रकृति को देखा है, समझा है और प्रेरणा दी है। वहाँ के लोगों को भी जागृत किया है आपने। वहाँ पेड़ लगाने के लिए लोगों को आगे लाने के लिए आपने एक नई मुहिम पैदा की है। पूरे उत्तराखंड की धामों की यात्रा करके, नदियों की यात्रा करके आपने वहाँ की समस्याओं को जाना है और उन समस्याओं को निराकरण के लिए आपने वहाँ के लोगों को जागृत किया है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो हमारे आदरणीय योगी जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं इससे पहले साल भी यहाँ आया था और आप लोगों से बात करने का मौका मिला था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहे और हम कुछ न कुछ इस धरती के लिए करते रहें। ये वृक्षारोपण आज यहाँ हो रहा है, बहुत सारे प्रकार के पेड़ यहाँ लाए गए हैं, उनको रोपना है। धरती अभी नंगी है, उसमें हरियाली लानी है। ये काम सरकार नहीं कर सकती है। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अपने घर के चारों तरफ हमें हरियाली लानी पड़ेगी। इस धरती के अंदर हरियाली पैदा करने की क्षमता है। ये मत सोचिए कि किसी धरती पर यहाँ ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सब कुछ होता है। ये धरती माँ है, जननी है, इसके अंदर हर चीज पैदा करने की क्षमता है, लेकिन वो हमें समझना होगा। ये पेड़ लाए हैं, बड़े प्यार से इन्हें लगाना है। ये पेड़ बड़े होंगे, फल देंगे, ऑक्सीजन देंगे, पानी देंगे। जो मानसून आ रहे हैं उनको यहाँ बरसाएंगे। मानसून बरसेगा तो हमारे खेतों में हरियाली आएगी, संकट से हम दूर होंगे। ये सब ये पेड़ करेंगे। तो पेड़ हमें लगाने हैं और कोई मुश्किल नहीं है कि हम इन बंजर जमीनों को भी हरियाली में बदल दें। एक अपने अंदर आत्मविश्वास अगर हम रखें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। आज हम बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आप लोग को भी पता है, इस साल पूरी दुनिया में जलवायु में बड़ी उथल पुथल हुई है। कहीं गर्मी आई है, कहीं वर्षा हुई है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है। हर देश इन समस्याओं से ग्रसित हुआ है। मेरा उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ है, लेकिन कभी वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। इस वर्ष देहरादून में मैं रहता हूँ, वहाँ का तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। लोग त्राही त्राही करने लगे। हिमालय के लोग 43 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पा करके भौचक्के हो गए। ये सब क्यों हुआ? इतनी गर्मी आ गई। कभी देहरादून में पंखे नहीं लगते थे, आज वहाँ एसी लगना ज़रूरी हो गया है जिंदा रहने के लिए। और यही क्रम अगर चलता रहा तो आने वाले वर्षों में एक एक कमरे पर कई एसी लगाने पड़ेंगे और फिर बाहर निकलना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? ये समस्या सब जगह की है। दिल्ली का तापक्रम 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका समाधान है किसके पास? हमारे लिए जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के हम कुछ मिनटों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं।
उसके बाद पानी है, पानी कुछ दिनों तक हम जिंदा रह सकते हैं लेकिन महीने तक नहीं। और भोजन है, भोजन हम कुछ महीनों तक जिंदा रह सकते हैं लेकिन वर्षों तक नहीं। ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ये तीनों चीज़ें डगमगा गई हैं। लगातार पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन तो यही पेड़ देते हैं ना, भोजन भी यही पेड़ पौधे देते हैं जो हमारे खेतों में उग रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये हमें भोजन देते हैं, इन्हीं पर हम जिंदा हैं। और तीसरी चीज पानी है, पानी भी इन्हीं पेड़ पौधों की कृपा से हमें मिलता है। बड़े बड़े जो पानी के स्रोत जमीन के अंदर होते हैं, हम जमीन से पानी ऊपर निकालते हैं, ये सब पानी इन्हीं पेड़ पौधों की कृपा है। हमारे पहाड़ में भी बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों से नदियां निकलती हैं, उसी नदियों पर हम जिंदा हैं। हमारे पहाड़ में ज़्यादातर नदियां हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तब नदियां आती हैं, लेकिन वो नदियां हमें कुछ नहीं देती हैं, केवल नदियों पे बांध बनता है, बिजली पैदा होती है, बस। हमें पीने के लिए पानी जंगल देते हैं, उन जंगलों से जो पानी, जो नदियां निकलती हैं, उन्हीं पर हमारी खेती होती है, रोपाई होती है, पानी हम पीते हैं, जानवरों को पिलाते हैं, सब उसी से होता है। इसलिए जंगल सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है, हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं जनसंख्या के मामले में। अब 140 करोड़ लोगों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कौन देगा? ये हरे पेड़ पौधे देंगे। ये सूर्य के प्रकाश में, बच्चे जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हम इन पेड़ पौधों को गंदी हवा देते हैं, जो हमारे नाक से जो गंदी हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये पेड़ पौधे लेते हैं। कितने बड़े हैं ये पेड़ पौधे, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, लेकिन काम हमसे भी बड़ा करते हैं। इतनी लोगों की गंदी हवा जो नाक से निकल रही है, वो सब ये पेड़ पौधे लेते हैं, उस गैस का भोजन बनाते हैं, और वही भोजन फिर हमको देते हैं खाने के लिए, और बदले में हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और कितने उदार हैं ये पेड़ पौधे, कितने उदार हैं बोलिए। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन तो हम पैदा करेंगे, और ये जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं इनके लिए ऑक्सीजन मिलेगी। ये अपने नाक से फेफड़ों में ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है अगर ऊपर चले जाएगी तो इन लोगों को कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? ये तड़पने लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा जो ऑक्सीजन है उसको जरा भारी बनाया जाए। तो ऑक्सीजन भारी होती है, तो भारी चीज हमेशा क्या होती है? नीचे होती है। तो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो भारी होने के कारण कहाँ रहती है? नीचे रहते हैं। और तो नीचे कौन है? हम लोग हैं, जीव हैं, हम उस ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं। नहीं तो हमें ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ पे चढ़ना पड़ता। और दूसरी बात क्या है, जो हम नाक से गंदी हवा निकालते हैं ये हल्की बना दी है, बनाई ना हल्की, ये हल्की होती है। अब हल्की क्या होगी? ये गंदी हवा है, ये दूर रहनी चाहिए हमसे। तो ये गंदी हवा कहाँ जाएगी? हल्की होगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर चले जाएगी। और जब ये गंदी हवा ऊपर जाएगी तो पेड़ पौधों की शाखाएं कहाँ हैं? जमीन से काफी ऊपर हैं। तो इस गंदी हवा को कौन ले लेते हैं? पेड़ पौधे ले लेते हैं। कितना बड़ा सुंदर ने ये रचना कर रखी है जीवन को जीने के लिए इस पृथ्वी पर, हम समझ नहीं पाते। इतने परोपकारी हैं, और इसीलिए इन पेड़ों को जड़ बनाया है कि भागे नहीं। आप पेड़ लगाएंगे कल वो भाग जाएंगे यहाँ से। आप कहेंगे देखो हमने ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाया था, फल के लिए पेड़ लगाया तो वो तो भाग गया यहाँ से, तो हमको कौन फल देगा, कौन ऑक्सीजन देगा? इसलिए ईश्वर ने इनको बनाया, जहाँ रहेंगे तहीं रहेंगे, वहीं के लोगों की तुम सेवा करोगे। इतने परोपकारी ये पेड़ पौधे होते हैं
ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए आने वाले समय में अगर हमें ज़िंदगी चाहिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो हमें पेड़ ही लगाने होंगे, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में पानी का अकाल पड़ चुका है। मेरे उत्तराखंड जो हिमालय में है, जहाँ पानी का पूरा भंडार है, 3000 गांव पानी से तड़प रहे हैं, क्योंकि जंगल कट चुके हैं। अभी आपने बच्चे जानते होंगे, अभी कई बंगलौर में देखिए पानी की कमी हो गई, सारी जमीन का जितना अंदर का पानी था वो तो सब पी गए हम, अब वहाँ पानी नहीं है। सरकार कहाँ से पानी लाएगी जब पानी जमीन के अंदर नहीं है? कितना भी पंप लगाओ पानी है ही नहीं, आएगा नहीं पानी, क्या करेंगे? पानी की बड़ी समस्या है। केप टाउन एक नाम सुना होगा आपने, एक शहर का नाम है दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन। केप टाउन का शहर जो था उसके पास खूब पानी था, तो खूब बड़ा शहर था, लोग पीते थे, खाते थे, आनंद करते थे। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ जितना पानी था वो समाप्त हो गया। अब उन लोगों को उस शहर को छोड़ करके जाना पड़ा, सब भाग गए, शहर खाली हो गया। ये सब समस्याएं आ रही हैं, और आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास खाने की होगी। कहाँ से खाएंगे? जो खेत हैं उनमें कोई काम नहीं करना चाहता है, तो जब खेत में काम नहीं होगा तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? दफ्तर में बैठ करके कोई अनाज पैदा नहीं कर सकता है, कंप्यूटर में बैठ करके कंप्यूटर अनाज दे नहीं सकता है। अनाज केवल जमीन देगी। जमीन पे जब हम काम करेंगे तब हमारा पेट भरेगा, ये जमीन देगी। लेकिन जमीन में क्या हो गया है? हमने शहर खड़ा कर दिया है, बड़े बड़े मकान खड़े कर दिए हैं। मुझे मकान बनाना है, जमीन नहीं मिली, मैंने अपना ही खेत में मकान खड़ा कर दिया। मैंने आधा खेत दूसरे को बेच दिया, उसने भी मकान खड़ा कर दिया। मैंने थोड़ा और बचा था, उसको भी दे दिया, उसने भी मकान खड़ा कर दिया। धीरे धीरे एक छोटा शहर बड़े शहर में बदल गया। पूरा जो खेत जहाँ पहले अनाज पैदा होता था वो सारा मकान, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया। अब अनाज कहाँ से होगा? 140 करोड़ लोगों के लिए अनाज चाहिए, तो खेत ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहा है? जनसंख्या तो 140 करोड़ हो गई और खेत सिकुड़ करके इतने हो गए। अब इतने खेतों में हम क्या उगाएंगे? क्या 140 करोड़ लोगों का पेट पाल देंगे? कहाँ से आएगा अनाज? आने वाला समय एक एक मुट्ठी के लिए हमारी लड़ाई होगी। आप समझ लीजिए, अभी तक जो अनाज आ रहा है इसलिए आ रहा है कि हम खूब खाद डाल रहे हैं, खूब उसमें कीटनाशक दवाइयाँ और ये घासनाशक दवाइयाँ इनको डाल रहे हैं, तब पैदा हो रहा है। एक दिन जमीन भी बोल जाएगी कि अब हमसे भी ये दवाइयाँ सहन नहीं होती हैं। सारी खाद डाल करके हमारे अंदर का जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म हो गई, तो तब कहाँ से अनाज पैदा होगा? तब अनाज खेत भी अपना हाथ पांव छोड़ देगा, तब हम कहाँ से लाएंगे अनाज? बताइए, कहाँ से 140 करोड़ लोगों का अनाज हम पेट पालेंगे? तब वही जिंदा रहेगा जिसके पास 2 खेत खड़े होंगे। लोग उसी के पास जाएंगे, मुझे 2 मुट्ठी अनाज मेरे परिवार को पालने के लिए दे दे। तब करोड़पति अरबपति लोग देखते रह जाएंगे, तब पैसा काम नहीं करेगा। वो आने वाला वक्त है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धन हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है। हमें उससे प्यार करना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको जैविक रूप से उसकी उर्वरकता बनाए रखनी है, ताकि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अनाज का एक भंडार, एक आयाम पैदा कर सकें, सुरक्षित रख सकें। और ये सब समस्या हमारे सामने आ रही है। दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा मुश्किल के दिन आने वाले हैं। देखिए, गर्मी इतनी बढ़ रही है, इतना फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतनी गंदगी चल रही है, पूरा आसमान जो है गंदी गैसों से भर चुका है। और उसके गर्मी, पृथ्वी का तापक्रम इतना बढ़ चुका है
कि जो हमारे पृथ्वी पर जो बर्फ़ है वो सारी पिघल करके अब समुद्र में जा करके समुद्र का तल भी बढ़ने लगा है। समुद्र का जो स्तर है ना, क्योंकि जब ध्रुवों का जो बर्फ़ है वो पिघलेगा तो पानी पिघल करके कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। और समुद्र का तल क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। जब समुद्र का तल ऊपर बढ़ेगा तो जितने भी हमारे शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, सब डूब जाएंगे। केवल 4 इंच पानी अगर समुद्र का बढ़ता है तो 10 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे। ये समस्या है। तो ये सब समस्या आ रही है, ये बच्चों को समझना होगा। हमारे जो किसान लोग यहाँ आए हैं, हमारे जो लोग आए हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर पृथ्वी को हमें जिंदा रखना है तो पृथ्वी के साथ तालमेल बिठा करके हमें आगे बढ़ना होगा। यही सबसे बड़ा है। और वही तालमेल क्या है कि हमें आने वाली जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ बचाने पड़ेंगे। और पेड़ बचाने के लिए हमें स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। अभी हमारे ध्रुव जी बता रहे थे, मैती आंदोलन मैंने शुरू किया, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था कि शादी पर एक पेड़ लगाओ, शादी की यादगार में एक पेड़ लगाओ। उसका मकसद ये था कि धरती से आदमी को जोड़ना। हर साल लाखों पेड़ लगते हैं, जिंदा कितने रहते हैं? कुछ भी, बहुत कम। क्यों? कि हम पेड़ लगा करके भाग जाते हैं। अब उसको पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कौन करेगा? कौन देखेगा? वो तो मर जाएगा। तो ऐसे वृक्षारोपण करके क्या करना है? वृक्षारोपण करना है तो पेड़ को जिंदा रखना है। इसीलिए हमने माँ और बेटी के प्यार को जोड़ा है। माँ है ना, माँ के साथ हमेशा बेटी खड़ी रहती है। जहाँ माँ जाती है बेटी भी साथ जाती है। आधे रास्ते तक माँ का बोझ लेने जाती है, खेत से, खलिहान से, चूल्हे तक बेटी साथ रहती है माँ के। ये माँ और बेटी का प्यार है, माँ और बेटी के बीच का ये एक संबंध है। वही बेटी जब बड़ी होती है और उसकी शादी हो जाती है और जब वो विदा होती है अपने मायके से, तो सबसे बड़ा दुख माँ को होता है। अब मेरे साथ काम कौन करेगा? मेरे साथ बर्तन कौन मांजेगा? मेरे साथ खेत में काम कौन करेगा? मुझे रोटी लेकर के मेरी बेटी आती थी, अब कौन आएगा? ये दुख, ये प्यार, एक बेटी के जाने से माँ को बड़ा दुख होता है। तो हमने इस प्यार को एक पेड़ से जोड़ा। जब बेटी अपने दूल्हे के साथ जब जाएगी, विदा होगी, तो अपने एक मायके में एक पेड़ लगा करके जाएगी। उनकी शादी की यादगार में एक पेड़ लगेगा और वो जाएंगी। उस पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा तो माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने देगी? कभी नहीं। वो बचाएगी उसको। पिता बचाएगा, मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा, मेरी बहन का पेड़। कितने माली हो जाएंगे, वो पेड़ जिंदा रहेगा। और मेरे गांव में एक साल में 10 शादियां होंगी, कितने पेड़ लग जाएंगे? 10 पेड़ लग जाएंगे। और 10 सालों में कितने पेड़ लग जाएंगे, कितनी शादियां हो जाएंगी? मेरा गांव तो अपने आप ही हरा भरा बन जाएगा। हर बेटी ने एक एक पेड़ लगाया जाते समय और गांव हरा भरा बन गया। हरा भरा बनेगा तो मेरे गांव में पानी की कमी नहीं होगी, छाया मिलेगी, फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, गांव संपन्न हो जाएगा। एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ गांव को संपन्न कर गया। और ये बेटी जब चले जाएगी तो पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल लगेंगे। उसके बेटी के जब बच्चे होंगे वो लौट करके अपने नैनिहाल आएंगे तो ज़रूर देखेंगे कि मेरी माँ बाप की शादी का पेड़ इतना बड़ा है, उस पर अमरूद लगे हैं, सेब लगे हैं। तो बच्चे जब उन फलों को खाएंगे तो उनके अंदर भी एक भाव पैदा होगा कि जब हमारी भी शादी होगी हम भी एक पेड़ लगाएंगे। ये परंपरा मेरी नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही है, हम भूल गए थे। राम और सीता की जब शादी हुई थी उन्होंने भी एक पेड़ लगाया था। राम सीता जी माता जी जहाँ जा रही उन्होंने पेड़ लगाया, पेड़ की सेवा की। और आपको पता है जब लंका विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ रहे थे पुष्पक विमान से, तो माता सीता ने रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु थोड़ी देर के लिए अपने पुष्पक विमान को पंचवटी में जरूर उतार देना। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वहाँ क्या है? उन्होंने कहा थोड़ा उतार देना, मैं बताऊंगी।
तो जब वहाँ पर विमान उतरा पंचवटी में, तो सीता माता सारे उन पेड़ों को देखने गई जो उन्होंने वहाँ लगाया था। जब वो पंचवटी में रहे थे, उन्होंने पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों को देखने गई कि कितने बड़े बड़े हो गए, उनको आशीर्वाद देने गई थी। ये हमारी सनातन सभ्यता है। पेड़ों से हमारे रिश्ते ये बताते हैं कि कितने घने रिश्ते थे हमारे। इन चीज़ों को हम भूल गए थे, इसलिए हम फिर से लौट रहे हैं। और ये मैती कार्यक्रम उसी का एक अंग है कि हम फिर से भावनात्मक रूप से पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस दिशा में भी आप लोग काम करेंगे। मैं तो देवभूमि का रहने वाला हूँ, हिमालय में रहने वाला हूँ। हिमालय भी रो रहा है, लगातार हिमालय टूट रहा है, लगातार हिमालय में ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। एक दिन गंगा यमुना भी नहीं रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं गंगा के नज़दीक रहता हूँ। जहाँ से गंगा निकलती है उसके बिल्कुल नज़दीक रहता हूँ। गंगा जहाँ निकलती है 4 किलोमीटर पीछे चली गई है, ग्लेशियर खत्म होते होते। एक दिन वो ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो फिर गंगा नहीं आएगी, फिर यमुना नहीं आएगी, हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ फिर नहीं होंगी, जंगल नहीं होंगे, तो फिर हमारे ये मैदान, ये खेत खलिहान, इनके लिए पानी भी नहीं होगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? ये पृथ्वी रो रही है। अब इस पृथ्वी के आंसू को हमने पोंछना है, और उस पोंछने के लिए इस धरती को एक हरा लिबास चाहिए, और वो हरा लिबास है इन पेड़ पौधों को हमें लगाना होगा। हर घर में पेड़ लगना चाहिए, हर घर में जितने बच्चे हैं उनके नाम पर पेड़ लगने चाहिए, हर घर के चारों तरफ पेड़ की एक सुरक्षा दीवार होनी चाहिए। तभी जा कर के हम इस धरती पर अपना एक कायम कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर अपने स्वामी जी को, जिनकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे एक सौभाग्य मिला है आप लोगों के दर्शन करने का, यहाँ पर पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम में करने का। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय एसएसपी साहब, हमारे अधीक्षक महोदय, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप आदरणीय कुलकर्णी जी, आप भी हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और इस धाराशिव क्षेत्र में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने यहाँ की हरियाली को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है, आप पिछले साल यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। और हमारे लिए, मैंने भी उत्तराखंड जा कर के आदरणीय कुलकर्णी जी के कई कार्यक्रमों में नाम लिया, आपके काम को बताया कि लोग काम नौकरी भी करते हैं, इसके साथ साथ धरती की सेवा भी करते हैं। और कितने महान हैं वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं। तो ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुलकर्णी यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती योगीजींना करतो. त्यामुळे आता मी व्यासपीठावर विराजमान सर्वांना विनंती करतो की दीप प्रज्वलन करावं. त्यानंतर पुरस्काराचं वितरण होईल आणि त्यानंतर मग त्यांची भाषणं, आपल्याला मार्गदर्शन असं होईल.
एक्सप्लेन केलं. किती सोप्या शब्दामध्ये त्यांनी वृक्षांचं महत्त्व, ऑक्सिजनचं महत्त्व, पाण्याचं महत्त्व आणि आज ह्या सगळ्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे हे इतक्या सोप्या प्रकारे सांगितलं. रामायणातल्या कथेशी जोडून वेगवेगळ्या शिक्षकाच्या तोंडून एखादी गोष्ट ऐकायला मिळणं हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ती कायमसाठी हृदयावरती, मनावरती कोरली जाते. रावत सरांना मी त्यासाठी खूप धन्यवाद देतो. आणि आता आजच्या मुख्य पुरस्कार वितरणाकडे वळूया. आदरणीय कुलकर्णीजी आणि आदरणीय योगीजी यांना मी विनंती करतो की डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मा देऊन त्यांनी कौतुक करावं, त्यांचा सन्मान करावा. निधि सम्मान भारत के अष्टलक्ष्मी राज्यों में अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी और कृषि क्षेत्र में आपने बड़ी क्रांति लाई है. 4000 विविध प्रजाति के करोड़ों पौधों के निर्माण से लेकर वितरण तक आपने विगत 4 दशकों से अधिक समय से अपनी डैफोडिल ओल्ड नर्सरी के माध्यम से किसानों की, आमजनों की सेवा की है. असम राज्य के 1.5 करोड़ वृक्ष लगाने की मुहिम में आप प्रमुख भूमिका बजा रहे हैं. पौधों के निर्मिती तंत्र का मुफ्त प्रशिक्षण आपकी लोकसेवा का प्रमुख अंग है. आपने 2500 से अधिक विद्यार्थी और 500 से अधिक किसान समूहों को पौधा विकसित करने की प्रक्रिया मुफ्त में सिखाई है. डैफोडिल कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इस अपनी संस्था के माध्यम से आप कृषि तंत्र और बागवानी की शिक्षा युवाओं को दे रहे हैं. सैकड़ों विधवा महिलाओं को नर्सरी में रोजगार देकर सक्षम बनाने की आपकी पहल सराहनीय है. परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ मिलाप करके आपने विविध प्रजाति के पौधे विकसित और वितरित किए हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की वृक्ष संपदा और जैव विविधता में वृद्धि हुई है. इस असाधारण उपलब्धि के लिए डॉक्टर ध्रुवज्योति शर्मा आपको राष्ट्रीय वृक्ष निधि योगी जी आणि पद्मश्री रावत जी यांना विनंती करतो की डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी यांचा हा पुरस्कार देऊन त्यांनी सन्मान करावा. वृक्षाणां पतये नमः. वृक्ष निधि सम्मान भारत के शहरों को प्राणवायु से भरपूर बनाने के लिए आपने अथक परिश्रम किए हैं. शहरों में लाखों सुंदर जंगलों का निर्माण किया है. ऐसी पहल से शहरों की सुंदरता तो बढ़ी है ही, प्राणवायु में भी वृद्धि हुई है, परंतु मुख्य रूप से शहरों को दुर्गंधि से मुक्ति मिली है. मुंबई, नवी मुंबई, अयोध्या, हैदराबाद, अहमदाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, ठाणे, मीरा भाईंदर आदि शहरों के साथ साथ भारत के अन्य 50 स्थानों में आपने घने जंगल स्थापित किए हैं. स्थानीय प्रजाति के वृक्ष लगाकर जैव विविधता से संपन्न बाग और जंगल निर्मित करने वाली आपकी संस्था ग्रीन यात्रा के माध्यम से शहरी पर्यावरणीय क्रांति के आप अग्रणी बने हैं. शहरों के बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के विविध प्रयासों में आप द्वारा की गई शहरी वन निर्मिति की पहल अति प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है. इस पहल के लिए वन पुरुष श्री प्रदीप त्रिपाठी, संचालक ग्रीन यात्रा, आपको राष्ट्रीय वृक्ष निधि सम्मान से सम्मानित किया जाता है. डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं मनोगत इथे व्यक्त करावं. डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मा.
जोगी जी, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, Dr. Pradeep Tripathi ji, and just arrived the first recipient of Rashtriya Vriksha Nidhi awardee, Atul Kulkarni ji, and Ganesh Adri ji, and respected Harish जी. हमको हिंदी अच्छा नहीं आता, इस वजह से हम थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिला के बोलेगा, इतना अच्छा नहीं आता हिंदी. एंड माय स्पीच विल बी, मेरा जो भाषण होगा पर्टिकुलरली छात्रों के लिए होगा, क्योंकि हम लोग का तो दिन चला गया लगभग, अब आने वाला दिन छात्रों छात्रियों का है. इस वजह से आई विल एड्रेस द स्टूडेंट्स मोस्टली. ठीक है. सो I thank Aravind ji for giving me the prestigious award, and I really enjoyed the day. I arrived here yesterday and today since today morning. बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके, और आपका जो ये प्यार and love, respect, everything I will carry it with me to Assam. And this award is not only for me. This is the award for all the people of Assam, and it's for all the people of who are working in the field of agriculture, horticulture, and who are giving their your service to Mother Earth. Like my co-recipient, he is a doctor and he is leaving his main job, that योर बीमारी का जो इलाज करना है ये छोड़ के अब 30 माह का इलाज में लग गया. कितना बड़ा बात है, और ये बहुत ज़रूरी है आज का दिन में. अदरवाइज स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि हम हर दिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है. एक आदमी जीने के लिए रोज़ 7 सिलेंडर ऑक्सीजन लेना पड़ता है, 7 सिलेंडर, और 1 सिलेंडर ऑक्सीजन हम खरीद के लेना है तो इसका दाम होता है 1300 रुपया. तो 7 सिलेंडर में कितना हो गया, 2000 रुपया का ऑक्सीजन हम टेरिटरी से, नेसार से फ्री में ले रहा है. और ये दिन आ रहा है, जैसे हम पानी का बोतल ले के चलता है, ऐसे दिन आ रहा है जब हम ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ में, किताब का जो बैग है इसका साथ लेके चलना पड़ेगा. आज हम लोग प्लांटेशन नहीं करेगा तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि प्लांटेशन करना है, और हम छात्र छात्रियों को ये सिखाना है क्या टाइप का प्लांटेशन हम लोग करेगा. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट शुड वी प्लांट, ऑल एक्जोटिक, आवर इंडिजिनस, और व्हाट. मेरा विचार से ऑल एक्जोटिक प्लांट्स आर नॉट बैड एंड ऑल इंडिजिनस प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट गुड. सो हमको ये सीखना जरूरी है क्या प्लांट हम लगाएगा क्या नहीं लगाएगा. आज का दिन में हमको ऑक्सीजन के अलावा फूड का जो हमारा पॉपुलेशन है, थोड़ा देर पहले कल्याण जी ने बोल के गया है कि 140 करोड़ है, ज़मीन कमते जा रहा है और फूड का जो रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा हो जा रहा है. इस वजह से हमको नया टेक्निक इन लो एक्सपेंडिचर कैसे ज़्यादा फल प्रोड्यूस करना है ऑर्गेनिकली सिर्फ ऑर्गेनिकली नहीं है, नेचुरली ये सीखना है. ऑर्गेनिकली और नेचुरली 2 चीज़ है. हम लोग जिसको ऑर्गेनिक बोलता है ये रोज़ ऑर्गेनिक नहीं होता है. हम लोग सोचता है कि गाय का गोबर से हमने खेत किया तो ये ऑर्गेनिक है, लेकिन हमको ये विचार नहीं है गाय क्या खाया है, गाय क्या खाया है, हम लोग जो पानी यूज़ कर रहा है इसमें क्या है, हम ये नहीं देखता है. तो ऑर्गेनिक से बेहतर है कि नेचुरल. और जो केमिकल हम लोग यूज़ करता है ये हमारे लिए जहर है. रामायण का बात बोला गया है, इसमें एक पुराना, इसमें एक ये है, मतलब एक स्टोरी है जहाँ रामचंद्र ने सीता माँ को ढूंढते ढूंढते एक बुद्धि का आश्रम में पहुँच गया, और वहाँ बुद्धि क्या किया, उनको थोड़ा फल खिलाया, फ्रूट खिलाया, और रामचंद्र ने देखा था कि हर फ्रूट बुद्धि ने पहले खा के वहाँ रखा था, जूठा था. इसको क्या बोलता है ये, हाँ सबड़ी. तो क्यों किया था ऐसा. हम लोग इंसेक्ट और अदर जो सीरिया है इसको भगाएगा तो
हमको टेस्ट करके कौन देगा ये सही है या गलत है? सौरी बूढ़ी जो है वो खा के इस वजह से दिया है कि ये जहर है, ये अच्छा है फल। जहर है तो हम मर जाएगा और अच्छा है तो राम जिंदा रहेगा, उनका विचार ये था। तो आज का दिन में जो सीरिया है, जो इंसेक्ट है, वो सब ये बुद्धि का काम हमको करके देता है। कीड़ा नहीं खाया तो हमको भी नहीं खाना है, कीड़ा खाया है तो हमको भी खाना है। ये शिक्षा हम नेसार से ले सकता है। गुरुजी यहाँ बैठा है, वो एक ओपन किताब है। हम काल से देख रहा है कितना लोग आके उनका पाँव सूखता है। हमको भी ये सौभाग्य मिला और हम गुरुजी के से ये अपील करेगा कि हमको भी आपका साथ एक दिन के लिए नहीं, आगे के लिए भी जोड़ के रखिए कि हम यहाँ आके थोड़ा सीख सकता है और हमारा जो नॉलेज है ये आपको दे सकता है। हम आसाम में एप्पल का खेती किया है। आसाम का टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज देखेगा तो आपको देखेगा कि गर्म जगह में भी एप्पल होता है। आपका क्लाइमेट इतना अच्छा है, आसाम से फार बेटर है। यहाँ आप जो चीज़ करेगा वो चीज़ यहाँ होगा। तो हम स्टूडेंट को नहीं होगा ये नहीं सिखाना है, हम स्टूडेंट को ये सिखाना है कि यहाँ सब होगा और रियली यहाँ होगा। एप्पल होगा, नाशपाती होगा, प्लाम होगा, पीच होगा, क्योंकि ये क्लाइमेट शिलोंग जैसा है, कश्मीर जैसा है, आपका हिमाचल जैसा है। तो इतना जगह है हमारा यहाँ, हम देखा है सारों जगह ही जगह है। तो पौधा लगाना है, चंदन का पौधा लगाना है, व्हाइट चंदन, विच इज द कॉस्टलीस्ट प्लांट इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉस्टली प्लांट आज व्हाइट सैंडलवुड का है। 1 किलो मसूरी में बिकता है 32,000 में। 1 किलो काठ का मूल्य 32,000 रुपीज़ है। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? आज ये 12 साल 15 साल उम्र का एक लड़की एक सैंडलवुड लगाएगा तो 30 साल में इसका वैल्यू 4-5 लाख से ऊपर होगा। बैंक इतना पैसा आपको रिटर्न नहीं देगा। और हमने हमारा जीवन में देखा है कि जो हम प्लांट में इन्वेस्ट करता है वो प्लांट कभी हमको धोखा नहीं देता है। सब धोखा देगा लेकिन पौधा कभी भी हमको धोखा नहीं देगा। कुछ दिन हम उनको प्यार करेगा तो बाद में वो हमको रिटर्न देने के लिए स्टार्ट कर देता है। एक अमरूद का पौधा आज आप 24 में लगाया तो 26 में वो आपको रिटर्न देगा। एक आम का पौधा लगाया तो आप 2 साल में ये आम देना शुरू करेगा। जस्ट हमको ये सीखना है कौन सा वेराइटी सही है। आम का भी काफ़ी वेराइटी, हमारे पास 40 वेराइटीज आम है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 1 किलो आम आज का डेट में 2,70,000 में पृथ्वी में सेल हुआ है। मियाज़ाकी बोल के एक आम है, आप गूगल में देखिए, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मैंगो इन दी वर्ल्ड नाउ। 2,70,000 फॉर 1 kg। तो इसका पौधा हमको लगाना है। तो ये आम इस बार हम बांग्लादेश से लाके भूटान गवर्नमेंट को दिया है। थोड़ा दिन पहले 5,000 प्लांट हमने दिया है। तो हम आम का पौधा लगाएगा तो कौन सा वेराइटी लगाएगा? लीची हमारा आसाम में एक वेराइटी है जिसका GI टैगिंग मिला है, विच इज कॉल्ड एज तेजपुर सीडलेस लीची। एक लीची 20 से 30 रुपीज़ में बिकता है। तो 100 लीची बिका तो आपको कितना रुपीज़ मिलेगा? आसाम में एक लेमन मिलता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। असम लेमन जो है इसका GI टैगिंग है, इतना बड़ा साइज आता है और जूसीला होता है। तो ये सब वेराइटी हम गुरुजी को थोड़ा थोड़ा उनका परमिशन से थोड़ा थोड़ा यहाँ भेजेगा। गुरुजी थोड़ा ट्राई करके देखने से हम धन्य होगा। तो और ये होगा तो गुरुजी को देख के आप लोग इसका विस्तार कर सकेगा। तो इस तरीका से हमको काम करना है। जैसे हम लास्ट ईयर असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हर घर में एक पौधा होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने 11 दिन में लगभग 1,40 लाख प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसमें हमने हिस्सा लिया था और 10 दिन में हमने 300 ट्रक और एक ट्रक में 25,000 करके पौधा हम गवर्नमेंट को दिया था। और इसमें 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग का हुआ था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन इसका सक्सेस क्या हुआ ये थोड़ा बड़ा बात है। तो हमको पौधा लगा के इसको केयर करना है, उसको पालना है और इसको बढ़ाना है। जैसे सॉइल का बात थोड़ा देर पहले बोला है, सॉइल क्वालिटी हम लोग डिटेरिएट कर रहा है। आप 1 किलो यूरिया ला के एक जगह में रखिए और 1
डिब्बा गोबर ला के एक जगह में रखिए, जहाँ हमने यूरिया रखा है वहाँ आपको क्या दिखाई देगा, सब जल जाएगा वहाँ। लेकिन गोबर में देखिए आर्थवर्म आएगा, अदर इंसेक्ट आएगा, कीड़ा आएगा, यहाँ जीवन सृष्टि होता है। तो गौ माता का जो दान है ये हमारे लिए महान दान है, इसको हमको समझना है। इससे गौ माता का जो गोबर और जो यूरिन है, पेशाब है, ये हम इंसेक्टिसाइड हिसाब से यूज कर सकता है। ये सब हमको सीखना है। तो ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी रावत जी ने बहुत इलाबोरेटली एक्सप्लेन करके गया है, तो हमको इतना ज़्यादा बात बोलना ठीक नहीं है। फिर भी हम ये स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करेगा कि स्टूडेंट लोग हाइड्रोपोनिक सीखिए, पानी का ऊपर कैसे उगाता है। बांग्लादेश में पानी का ऊपर खेत हो रहा है। हमने हमारा जो फर्स्ट बैच का हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट का जो युद्ध हुआ था इसका पहले, वहाँ जाके वो लोग देखा कि फिश का जो पानी है वो भी वो लोग ड्रिप इरिगेशन करके फील्ड में लाता है। पानी का जो सुव्यवहार, ये हमको सीखना है, वेस्टेज नहीं करना है। ये सब बातों में हम लोग ध्यान देगा तो हमारा धरित्री माँ हरा भरा रहेगा। और हमारा भी ये कामना है कि हम लोग एक ग्रीन पृथ्वी हमारा न्यू जो अपकमिंग जेनरेशन है उनको दे सके। और ऐसा प्रोग्राम में आके हमको बहुत खुशी मिला है। और जोगी जी को हम हमारा हार्ट से, अंतर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको भी इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू ऑल। तो डॉक्टर ध्रुवज्योति शर्मा जी, आपने अपने इस छोटे से स्पीच में हमको ये दिखा दिया कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आपके अंदर जो संशोधक बैठा हुआ है उसके भी दर्शन हमें हो गए। आप में जो बिजनेसमैन है उसकी भी झलक हमें मिल गई। और अंततोगत्वा आपके अंदर छुपा हुआ पर्यावरण प्रेम, वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता, वो प्रकट होता ही है, वो भी हमें दिख गया। हम धन्य हैं, आप जैसे महानुभावों का सत्कार करने का अवसर हमें मिल रहा है। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को। तुलजा भवानी माई के क्षेत्र में और शिवाजी की धरा पे, और स्वामी जी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहूँगा हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और हमारे ग्रीन IPS ऑफिसर जो अतुल जी हैं, सो आप सब लोगों को पता होगा कि ये ग्रीन IPS के ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वो पेड़ों के लिए जाने जाते हैं। और आज से नहीं, जहाँ जहाँ भी रहे हैं, तो मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ अतुल जी को, और हम साथ में काम कर रहे हैं। रावत साहब जो हमारे लिए आदरणीय हैं और इंस्पिरेशन हैं, शर्मा जी असम गौरव, और यहाँ पे जितने भी अपने किसान भाई बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के, और आई थिंक कि यहाँ सबसे कम उम्र का ये क्या कहते हैं सम्मान प्राप्त करने वाला हूँ। और इन सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है, रावत साहब से। योगी जी को मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं जानता हूँ, और हमेशा ही उनको मैंने पर्यावरण के प्रति प्रेम, लाखों पेड़ लगा चुके हैं। सो और पहले भी यहाँ पे जो सब लोग आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली इन्वायरमेंट के बारे में। सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे अतुल जी हैं, स्वामी जी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इनका जो अभियान है वो हम और आप लोग बढ़ाएं। जैसे हम गाँव में जाते हैं, या जहाँ जहाँ पे स्वामी जी अभी ये कर रहे हैं कि वृक्ष जो हम लगाते हैं, तो हम ज़्यादातर फल वाले झाड़ भी लगाते हैं कि हम फल के झाड़ लगाएं। स्वामी जी का एक बहुत अच्छा अभियान लगा कि फल के झाड़ के साथ जैसे और पेड़ हम लगाएं, जैसे करंज का पेड़ लगाएं, या कुछ ऐसे नीम का पेड़ लगाएं। जैसे पलाश आप देखते हैं, आपको पता है पलाश 94 अलग अलग पक्षियों को अट्रैक्ट करता है। अब उसका फ़ायदा क्या है, यदि आप अपने खेत के आसपास लगाएंगे तो सारे पक्षी आपके जो खेत में सामान या लगाया हुआ है फसल, वो नहीं खाते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैं। कुछ पेड़ों से क्या कहते हैं, आप प्लेट्स, पत्ते, उनके कलर से आप होली का कलर बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। और एक मेरा निवेदन होगा कि जितने भी गांव वाले हैं, तभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, जैसे सबने बताया कि लोग घर बना रहे हैं, फिर 4-5 घर बनते हैं, फिर शहर बनता है, फिर बड़ा शहर बनता है। तो अपनी ज़मीन ना बेचें,
क्योंकि आप देखिए कोविड के टाइम जितने भी शहर के लोग थे सब रास्ता गांव का देख रहे थे और गांव में इसका प्रभाव कम था क्योंकि यहाँ की हवा शुद्ध है। पर धीरे धीरे जो हमारी धरती है वो प्रदूषित हो रही है। मैं यहाँ से भी निकला तो जो यहाँ सोयाबीन की खेती हो रही है वहाँ पे भी डब्बे दिखे हुए मुझे केमिकल पेस्टिसाइड के हैं। सो अपने यहाँ के ही महाराष्ट्र के ही पालेकर साहब, यदि आपने नाम सुना हो, एक आकाश चौरसिया जी हैं मध्य प्रदेश के, उनके आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। एक गाय से आप देसी गाय से 30 एकड़ में खेती कर सकते हैं। और आकाश चौरसिया जी का एक मॉडल है जिसमें हमने सारे लोगों से हमने सीख के किया है, एक नया इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है जिसमें आप 1 एकड़ में यदि ढंग से मेहनत करें तो साल का 8 से 10 लाख रुपए में कमा सकते हैं। अब आप सोचिए 8 से 10 लाख आपका, और आपको बाजार से कोई भी सामान खरीद के नहीं लाना है। जो शर्मा जी बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, जो देशी प्राकृतिक खेती है और ऑर्गेनिक में आपको हर सामान बाजार से लाना पड़ रहा है। जो ऑर्गेनिक है एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है, गोबर गौमूत्र ऐसी चीज़ों से बन सकता है ये सब सारी चीज़ें। पेड़ों में आप देसी पेड़ लगाएं। हम ज़्यादातर जैसे करंज का हो गया, फिर क्या कहते हैं बकुल का हो गया, इनको आपके फलों के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देखिए हमारे घर के पीछे हर घर में वाड़ी होती थी, शहरों में अभी ख़त्म हो चुका है। इवन हम जो पक्के घर बना रहे हैं उनमें भी ये ख़त्म हो चुका है। मकसद इसका ये होता था कि घर के पीछे आप ऑल सीजन में आपको वहाँ से अमरूद भी मिलेगा, मतलब पेरू मिलेगा, अनार मिलेगा, संतरे मिलेंगे, केले मिलेंगे हैं, और साथ में आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में पक्षियों के लिए भी मिलेगा, चिड़ियों के लिए भी मिलेगा। तो ये परंपरा हमें जारी रखनी चाहिए। और हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है, जैसे स्वामी जी यहाँ पे ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जितने भी कृषि अपने किसान भाई हैं सब लोगों के लिए हम वो ट्रेनिंग का आयोजन भी यहाँ पे करें। फल वाले जहाँ क्या कहते हैं शर्मा जी प्रोवाइड करने वाले हैं कि असम से यहाँ पे आएंगे, और जो भी हो तो हम सब मिल के एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। जैसे शर्मा जी ने बताया, तो आपको मैं बताना चाहूँ कि दुनिया के 99% लोग एक दिन की ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको पता है एक दिन की ऑक्सीजन की कॉस्ट कितनी है? उन्होंने तो ब्रीफ में बताया, सिलेंडर बेस, हम जहाँ से शुरू होता है सिलेंडर बनने में, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन होने में, एक दिन की ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसकी कीमत 14 लाख रुपए है। तो आप सोचिए डेली आप 14 लाख की ऑक्सीजन ले रहे हैं और पेड़ से आपको फ्री में मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ज़्यादा आप पेड़ लगा सकें अपने खेतों के आसपास, घर के आसपास, जो तालाब हैं हमारे पास उनके आसपास लगाएं। और जो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं ऐसे कामों के लिए, इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे अतुल जी एक पुलिस ऑफिसर है। अभी मैं बैठा था रिसेंटली मुंबई में, तो वहाँ के एक सीनियर एडीजी हैं, तो ऐसी बात चल रही थी, बोले ही इज़ अ ग्रीन IPS ऑफिसर। तो ये मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे थे। यानी आपकी ख्याति एक जगह मैं और था, तो वहाँ पे भी बैठे थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, उनने बोला कि क्या कहते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, जो डिस्ट्रिक्ट में प्लांटेशन का काम होता है, वो एक IPS ऑफिसर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप धाराशिव एरिया से हैं क्या? तो बोले आपको कैसे पता? तो बोला एक ही आदमी है जो ये काम कर रहा है कि पुलिस के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ, और इनका पुलिस मतलब ये पर्यावरण प्रेम है। ये यहाँ नहीं, जब हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में ऑफिसर थे तब वहाँ पे इनने इतना अच्छा काम किया था, जो ड्रग्स का बच्चों में प्रभाव बहुत हो रहा था। पुलिसिंग को इजी, यदि आप इनसे मिलेंगे तो फर्स्ट में जनरली पुलिस जैसे लगते नहीं, जैसे लोगों की एक इमेज है कि पुलिस में पड़ा था। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ लोगों में एक मित्रता का भाव, हर गांव में जाना, कितने जगहों पे लाखों पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जाते हैं। इसी तरह स्वामी जी हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं लेकिन वृक्षों का काम कर रहे हैं। आज उनकी जैसे माता जी का जन्मदिन है तो 11,000 वृक्ष। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे पेड़ बचें, आप सहयोग करें और हम सब मिलके हरी भरी धरा का निर्माण करें आने वाले जो जनरेशन है और हमारे लिए, बच्चों के लिए भी स्पेशली। तो ऐसे करें और इनोवेशन फार्मिंग पे ध्यान दें, जैसे होता है केमिकल मुक्त। और यदि जो भी सहयोग चाहिए होगा स्वामी जी के थ्रू हम आप तक अपनी सहयोग पहुंचा सकेंगे कि आप 1-2 एकड़ में कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना कम हैं। सो मैं बस यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार वापस सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस सम्मान से सम्मानित करने के लिए, ये फ्रेम देने के लिए, और सब बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम इसी तरह काम करते रहें। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आत्ताच त्यांनी भाषणामध्ये 2 वेळेला सांगितलंय, तुमची अगदी 1 एकर शेती असली तरी तुम्ही त्याच्यातनं लक्षावधी रुपये कमावू शकता।
मला वाटतं इथल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांनी ही सुसंधी याचा लाभ घ्यावा. डॉक्टर त्रिपाठींना सोडू नका, त्यांना इथे वारंवार बोलवा, त्यांच्याकडनं शिकून घ्या. त्रिपाठीजी धन्यवाद. मी आत्ताच डॉक्टर त्रिपाठींनी ज्यांचं ग्रीन SP असं वर्णन केलं त्या श्री अतुल कुलकर्णी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. उपस्थित सगळं नागरिक आणि गावचं सगळं सदस्य ग्रामस्थ, मंचावर उपस्थित अरविंदजी, रावत साहेब, नंतर ध्रुवज्योति शर्मा जी आसाम से आए हैं, आणि प्रदीप जी हमारे पुराने मित्र है, गणेश चादरे जी, उपस्थित सगळं नागरिक. हे जे आता मंच आहे, आम्ही सगळं वेगवेगळे लोक आहे, आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणून आलेले आहे. आता प्रदीपजी आणि एकच कनेक्शन आहे, आम्ही सगळं वृक्षप्रेमी आहे. आणि तुम्ही सगळं इथं बसलेले तुम्हाला पण एक वृक्षाचा आवड निर्माण व्हायला पाहिजे असा आमचा हेतू आहे. तो मैं यही बोल रहा था कि हम अलग अलग लोग अलग अलग सेक्टर से आए, लेकिन हमारा एक ही कॉमन है कि हम वृक्ष प्रेमी है. तो और लोगों को हम ये एक क्या डिसीज सबको डालने के लिए कोशिश करें. एक सगळ्यांना एक भावना असायला पाहिजे की सगळ्यांना वाटप करतात, तर ते प्रत्येक शाळामध्ये तुमचं आता शाळा पण मग चांगलं असते, भरपूर मोठं असते. प्रत्येक मुलं त्यांचं जेवढं वय होते तेवढं वृक्ष लागवड करायला पाहिजे. तर काय होणार की तुमचं वृक्ष तुमचं हातात लावणार, तुम्ही ते बघून घेणार आणि प्रत्येक शनिवारीला थोडं श्रमदान करायचं. आणि माझं वृक्ष आहे, तुम्ही जसं जसं मोठं होणार तसं तसं तुमच्या सोबतच ते वृक्ष पण मोठं होणार ना. तुमचं जेव्हा शाळेचं बाहेर पडणार, 7वीला बाहेर पडणार या 10वीला बाहेर पडणार, तर तुमचं ते वृक्ष पण तुम्ही 7-8 वर्ष मोठं झाले असते तर ते फळ देत असणार आणि त्याचा फायदा पण तुम्हाला भरपूर होणार. आणि तुम्हालाच वाटणार की हे मी लावलेलं वृक्ष आहे, माझं शाळेमध्ये लावलेलं वृक्ष आहे. ते एक आय थिंक सगळ्यांनी केले तर प्रत्येक शाळेमध्ये हे चळवळी सुरू झाला तर प्रत्येक ठिकाणी ह्याचं महत्त्व आणि लहानपासून वरती तुम्ही वृक्ष लागवड करा. आता तुमचं सोयाबीन असतील, आता इथंच बघितले सोयाबीन आहे, तर तेच बांधावरती तुम्ही तर आंब्याचं लावा, पेरू लावा, मोरिंग लावा, शेवगा लावा. जेणेकरून काय होईल, तुमचं 10 पोती येत असणार सोयाबीन, तर मिनिमम ते मी सांगतो 15 पोती येणार. कशाला की एकतर तुमचं ते उत्पन्न समजा तुम्ही कडुनिमचं लावले तर एकतर ते वातावरण शुद्ध करते, जसं सांगितलं की पक्षी येतात, ते किडा खाऊन टाकतात. आणि काही काही लोकांना वाटतं की हे इथं वृक्ष लागवड केलं तर आमचं थोडं जमीन पेरणीसाठी कमी होणार. तसं नाही आहे, तर उलट आहे की आमच्या मामाने व्हिडिओ एक बनवले होते, कुठं कुठं झाडं लावले होते, त्यांचं ऊसचं उत्पन्न जास्त झाले. तर सगळं शेतकऱ्यांना आता वाटा पण करतील. प्रत्येक शेतकऱ्यांना हेच विनंती आहे की तुम्ही जास्त जास्त वृक्ष तुमचं बांधावर लावा. असं आमचा मित्र अजय हंगरकर जी बसलेले आहेत, तर ते उभे हो जाए. हे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, BMW मध्ये काम करत होते. जी खूप धन्यवाद. मी आदरणीय रावतजींना विनंती करतो, त्यांना 2 शब्द आणखीन आपल्याला काही सांगायचं आहे तर त्यांनी यावं. हम लोग अब बिल्कुल विराम पे हैं. मैं उत्तराखंड से आया हूँ. आप जैसे मैंने बताया था, तो हमारे आदरणीय स्वामी अरविंद जी ने काफ़ी लंबा समय हमारे उत्तराखंड में बिताया. बता रहा था कि वहाँ पर एक बड़ा मंदिर है कुंजापुरी, माँ कुंजापुरी का, और वहाँ पर आपने तपस्या भी की है. बहुत बड़ा वहाँ पर आपका कई वर्षों तक लगाव भी रहा है. आप ऋषिकेश, जो ऋषि मुनियों की धरती है, वहाँ पर भी आपने गंगा नदी को स्वच्छ रखने में, वहाँ की हरियाली को बनाने में बड़ा काम किया है. इसके अलावा आपने पौड़ी गढ़वाल के, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम सुना होगा, योगी जी का. तो योगी जी के गांव के ही
बगल पर यमकेश्वर ब्लॉक है, वहाँ भी आप हमारे योगी जी ने काम किया, लोगों को प्रेरित किया पेड़ लगाने के लिए, गांव की समरसता को बनाने के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए। और बहुत लंबी चौड़ी पद यात्राएं आपने की हैं, पूरे उत्तराखंड के हिमालय से लेकर आपने बद्रीनाथ से केदारनाथ से लेकर पैदल यात्रा वहाँ ऋषिकेश तक। और इस दौरान आपने जो वहाँ के वो थे प्राकृतिक कमियां थी, उनको निकाल करके लोगों के सामने, हमारे उत्तराखंड सरकार के सामने रखा कि भैया ये कमियां हैं तुम्हारी, इस तरह से करो, पेड़ मत काटो, चौड़ी सड़क बन रही है, जो पेड़ काट रहे हो उनको लगाओ। आपने जब अभी हमारे बद्रीनाथ के लिए चौड़ी सड़क बन रही थी, तो सड़क कटने पर जो मिट्टी जो नीचे गिराई गई तो पूरी नदी में जा रही थी जगह जगह पर, तो आपने उसके लिए भी आवाज़ उठाई कि नदी में मिट्टी को मत गिराओ, नदी बाधित हो जाएगी। और आपने उस मिट्टी में जो सड़क को कट करके जो मिट्टी जगह जगह ढेर बनाई गई थी, उस मिट्टी में आपने कई लाख पेड़ों के बीजों को बोया है। उनमें से ज़्यादातर औषधीय पौधे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, वो आपने लगाए हैं। तो ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा काम आपने उत्तराखंड को किया है। इस एवज में मैं उत्तराखंड की तरफ से और मैती संस्था की तरफ से आपको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ और आपको देवभूमि वृक्ष ज्योति सम्मान से हम यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। एक छोटी सी भेंट उत्तराखंड की तरफ से मैं लेके आया हूँ और अपने आदरणीय कुलकर्णी जी, हमारे आदरणीय हमारे प्रदीप जी और हमारे शर्मा जी, आप सब लोगों से मिलकर मैं करता हूँ कि हमारे त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं। हरिओम। आजच्या या विशेष दिवशी, ज्या दिवशी श्री जगन्नाथाची रथयात्रा जगन्नाथपुरी धाममध्ये सुरू आहे, अशा पावन दिवशी आमच्या मातोश्रींच्या 85व्या वर्षातलं पदार्पण जे येणाऱ्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी होणार आहे, ते औचित्य साधून 11,000 वृक्षांचं या पहिल्या फेरीमध्ये आणि 14,000 वृक्षांचं पुढच्या फेरीमध्ये, असं 25,000 वृक्षांचं वृक्षारोपण करण्याचा एक संकल्प आम्ही जो केला आहे, त्या संकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये वृक्षारोपण करण्यासाठी, वृक्ष वाटप करण्यासाठी आणि आपल्या या गंधोरा गावामधून, आपल्या या भवानी योग क्षेत्रमधून मागील वर्षापासून जी एक मोठी परंपरा वृक्षनिधी सन्मान देण्याची, भारतातल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना ज्यांनी पर्यावरणाच्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम केलं आहे, अशा व्यक्तींना देण्याची जी परंपरा सुरू झाली आहे, त्याच्या या दुसऱ्या वर्षाच्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण जमलेलो आहोत। या कार्यक्रमासाठी उत्तराखंडवरून विशेष रूपाने दुसऱ्यांदा आपल्याला ज्यांच्या उपस्थितीचा लाभ झाला आहे, असे कल्याण सिंग रावतजी, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त, आपले लोकप्रिय SP अतुल कुलकर्णीजी, ज्यांनी वृक्षारोपणाचं खरंच एक फार मोठं कौतुकास्पद कार्य आपल्या जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे, आपले प्रदीप त्रिपाठीजी, ज्यांचा परिचय आता या पूर्ण कार्यक्रमाच्या दरम्यान किती मोठं कार्य त्यांनी केलेलं आहे वृक्ष लागवण्याचं, वाढवण्याचं, लावण्याचं आणि शहरांमध्ये ऑक्सिजन निर्माण करण्याचं, जी सगळ्यात मोठी दुरापास्त होत चाललेली गोष्ट आहे ते, आणि आपले डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्माजी,
ज्यांनी आसाममध्ये एक रेव्होल्युशन केलेलं आहे. पूर्ण आसामला ग्रीन करण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे. रोज 30,000 झाडं लावण्यासाठी देणं किंवा विकणं ही काय साधी गोष्ट नाही. आज साधं एक झाड आपल्याला लावायचं किंवा बी लावून ते जोपासून त्याचं रोप तयार करेपर्यंत किती कष्ट घ्यावे लागतात. तर 30,000 झाडं ते रोज त्यांच्याकडे येणाऱ्या व्यक्तींना ते देत आहेत. आणि त्यांच्याकडे येणारे पूर्ण देशभरातून वेगवेगळ्या संस्था, वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट एजन्सीज त्यांच्याकडे जातात. त्यांच्याकडे अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री त्यांच्या जे लागणाऱ्या त्यांच्या गरजा आहेत, त्या राज्याचे जे मोठे मोठे वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आहेत, ते कार्यक्रमाच्या गरजा घेऊन त्यांच्याकडे जातात. असे शर्माजी, असे सगळे महानुभाव या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळं हा फार मोठा आनंदाचा क्षण आहे. त्या सर्वांचं मनापासून मी स्वागत करतो, आभार व्यक्त करतो की आपण या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलेली आहे. वृक्षारोपणाचं कार्य जे आपण करतोय ही फार मोठी परंपरा आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवातच वैदिक स्तवनाने झाली. वैदिक स्तुती जी आपली आहे, आपल्या सर्व धर्माचं मूळ आधार काय आहे तर वेदांमध्ये आपल्याला जे मार्गदर्शन झालेलं आहे त्या मार्गदर्शनाच्या आधारे आपला धर्म चालतो. आपले मध्य प्रदेशमधले एक IPS अधिकारी आहेत, मुस्लिम आहेत. त्यांचे सध्या व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल होत आहेत. त्यांनी सांगितलं की मी धर्माने मुस्लिम जरी असलो तरी पर्यावरणाच्या माझ्या प्रेमाबद्दलचं सगळ्याच्या सगळं ज्ञान मला वेद, उपनिषद आणि पुराण यांच्यामधूनच मिळाले. आणि इतका महान धर्म हा हिंदू धर्मच आहे, जो आपल्याला सर्वांना वेदांमधून त्या पर्यावरणाचं, वृक्षाच्या महत्त्वाचं, गाई म्हशींचं, ही जी आपली एक इंटेग्रेटेड इकोसिस्टीम इंग्लिशमध्ये आपण ज्याला म्हणतो, ते ज्ञान देणारं सगळ्याच्या सगळं ज्ञान फक्त आणि फक्त वेदांमध्येच आहे. त्या वेदांमधून नदीची स्तुती सुरुवातीला आपण जी ऐकली ती भूमीची स्तुती, म्हणजे भूमी ही किती महान आहे हे आपल्याला 25-30 हजार एक पदार्थ बाहेर पडत जातो, त्याच्यापासून ते पेट्रोलियम जेली आपण थंडीत लावतो ते, किंवा हे युरिया असेल किंवा डिझेल असेल, पेट्रोल असेल, असं तयार होत जातं. मग ह्याचं प्लास्टिक त्याच्यापासूनच तयार होतं. मग ह्या सगळ्या पेस्टिसाइड्सचं सर्वात महत्त्वाचा दोष जर काय असेल तर ते विरघळत नाही. कितीही बारीक कण असला, आपल्याला वाटतं की ते मिक्स झालं तेवढ्यापुरतं, परंतु ते उष्णता निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केलं, पण त्याच्यामधून जे विरघळणं आपल्याला पाहिजे, जे आपण म्हणतो विघटन झालं पाहिजे, ते होत नसल्यामुळं भूमी प्रत्येक वर्षी आपली कमकुवत होत जाते, त्याची शक्ती कमी व्हायला लागलेली आहे. आणि फक्त पिकासाठी दरवर्षी आपलं दुकानाचं बिल वाढत चाललंय. मागच्या वर्षी 1 पोतं टाकलं, यावर्षी 1.5 पोतं टाकलं, असंच आपण अभिमानानं सांगायला लागलो, परंतु त्याच्यामध्ये आपलं नुकसान, त्याच्यातून जे आपल्याला मिळतंय, जसे खावे अन्न तसे होते मन, अशी एक साधारण सोपी व्याख्या आहे. आपण जे अन्न खातो ना, त्या अन्नामधून आपल्या मनाची निर्मिती होते. आपलं मन जर शांत निर्माण करायचं असेल, आता आपल्याला सगळ्याला भांडण रोज केलेलं, आरडाओरडा केलेला, चिडचिड केलेली आवडते, त्या स्थिर बसलेलं, शांत बसलेलं आवडतं. तर शांत बसणं हे सगळ्याला आवडली साधारण आपली भूमिका आहे. मग तसं शांत बसणं जर व्हायचं असेल तर ज्या भूमीमधून आपण ते अन्न घेतो त्या भूमीलाही आपल्याला शांत ठेवावं लागेल की नाही. तर ते शांत ठेवण्यासाठी आपल्याला हे रासायनिक खतांचा वापर पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. की वृक्षारोपण, रासायनिक खताच्या शिवायची शेती, ह्या दोन आपल्या जीवनाच्या जीवननिष्ठा झाल्या पाहिजेत. दिस इज द कमिटमेंट ऑफ लाईफ. What we are going to do is we are planting more and more trees and we are not going to do the chemical used farming. इंग्लिशमध्ये अशासाठी बोलतोय की काही लोक लाईव्ह करतात, त्याच्यामध्ये बाहेरच्या राज्यामधले लोकही ऐकतायत ते. तर हे सांगण्याचं कारण असं आहे की आपल्याला केमिकल खत वापरायचं नाही, रासायनिक खत वापरायचं नाही, आणि झाडांचं लागवड वर्षानुवर्ष करायचीच आहे, हे लक्षात घ्या. मग हे आपलं इथून जे अभियान चालू आहे ते अभियान आपल्याला कायम चालवायचं आहे. जसं जसं आता हे पुढे चाललंय, यावर्षी आता आपण हा मागच्या वर्षीपेक्षा हा कार्यक्रम थोडा मोठा घेतला, अजून बरेच लोक याच्याशी जोडले जातील. ही आता एक जगातली, भारतातलीच नाही, राज्यातलीच नाही, तर एक जगातली ही चळवळ होत जाणार आहे. आणि हे कशाच्या आधारे सांगतोय मी तुम्हाला, जसं अतुलजींनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं
की हे सगळं फक्त एक वृक्षप्रेमाचा एक धागा पकडून एकत्र आलेले लोक आहेत आणि असे जगात आहेत सगळीकडे. मग हे पुरस्कार देण्यामागचं कारण काय आहे? शहरामध्ये मोठ्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये ऑर्गनाईज करून मी आमच्या कुठल्या शिष्याला सांगितलं असतं की बाबा इथे थोडे पैसे दे, मला तुझ्या कंपनीचा बॅनर मागा लाव आणि मला इथं पुरस्कार करायचा आहे, ते करणं सहज शक्य झालं असतं. पण त्या पुरस्काराला मातीची जोड नाही, म्हणून ह्या मातीतून मिळालेला हा पुरस्कार आहे. आपण ज्यांना पुरस्कार, ज्या ठिकाणी आपण रात्रंदिवस आपला घाम गाळून कष्ट करतो, त्या मातीचं वंदन करतो, त्या भूमीमधून हा पुरस्कार देण्याची भूमिका आपल्या मनामध्ये आली आणि त्यामधून आपण हा वृक्षनिधी सन्मान दिलेला आहे. आणि निधीचा अर्थ आहे संपत्ती. वृक्ष हीच संपत्ती आहे, हा विचार आपल्याला सर्वांच्या मनामध्ये रुजवायचा आहे, म्हणून ह्या पुरस्काराचा आपण सुरुवात केलेली आहे. आणि असे हजारो लोक, माझ्या परिचयामधले शेकडो लोक आहेत की ज्यांनी एकेका सरकारपेक्षा मोठं काम केलंय. आता हे डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मांचंच उदाहरण घ्या. 30,000 झाडं रोज देणं म्हणजे पोरखेड नाही. 30,000 झाडं रोज. कुठल्याही तुम्ही वन खात्याचा रिपोर्ट घ्या, 30,000 झाडं रोज लावत काय ते विकत सुद्धा घेत नसते. हे रोज हे अशा प्रकारचे रोप निर्माण करण्याचं काम हे करतायत. आणि ते करताना त्यांच्याच आसपासच्या शेकडो विधवांना त्यांनी त्याच्यामध्ये रोजगार देऊन एक फार मोठं समाजकार्य सुद्धा केलेलं आहे. म्हणजे ज्यांचे नवरे दारू पितात, बायकांना त्रास देतात, त्या बायकांना किंवा ज्यांचे नवरे गेलेले आहेत अशांना, स्त्रियांना एक आदराचं उत्पन्न निर्माण करण्याची संधी देऊन त्यांना एक आदराचं जीवन जगण्याची संधी या डॉक्टर ध्रुवज्योती शर्मांनी दिलेली आहे. कल्याणसिंह रावतजींनी पण आपल्या भाषणामध्ये पूर्ण उहापोह केला की आपल्याकडे कोणते कोणते प्रश्न आहेत, ते कसे सुटले पाहिजेत, ऑक्सिजनची निर्मिती कशी होते, पर्यावरणाचं महत्व काय. त्यामुळे सर्वांनी भरपूर विषय बोललेले असल्यामुळं माझ्या मनाची एकच तळमळ फक्त मी सांगतो आणि माझा विचार इथंच प्रकट करण्याचा थांबतो. आपण कितीही धडपड जरी केली तरी दुकानातून ज्या ज्या गोष्टी विकत आणतो ना, त्याचा मूळ स्रोत हा शेवटी जमिनीतून उत्पन्न होणारी वस्तूचं हे कायम लक्षात ठेवा. आज ते कोरफडीपासून तयार झालेलं जेल लावतात तोंडाला आणि ह्याला त्याला, ती वस्तू विकली जाते 200-300 रुपयाला, पण ते शेवटी आलंय कुठून? आपल्या शेताच्या बांधावर लावलेली कोरफड आहे त्याच्यावरूनच आलाय ना. आज कडुलिंबापासून तयार केलेली अनेक उत्पादनं विकली जातात ह्याच्यामध्ये. आज मॉलमध्ये जसं अतुलजींनी आता सांगितलं की शेतकरी मॉलमध्ये गेला पाहिजे, दॅट इज हिज ड्रीम अँड विच इज अ रिअली कमेंडेबल ड्रीम. कारण जो शेतकरी कष्ट करतोय त्या शेतकऱ्याचं महत्व अधोरेखित करण्याचं काम ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आता हा एखाद्या लग्नात खर्च होत नाही तेवढा खर्च आपण आता ह्या पुरस्कार वितरणाच्या सोहळ्यासाठी केलेला आहे. मग लोक म्हणतील काय महाराज येडे, उगाच तिथं पैसे खर्च करायला लागले तर लोकांना जीव घालायला लागलेत, मंडप एवढा मोठा मारलाय, खुर्च्या आणून ठेवल्यात. ह्याच्यामधून आपल्याला एक संस्कृती निर्माण करायची आहे. झाडाबद्दल प्रेम असणार आहे. लग्नात खर्च काय करतो? मुलाबद्दल प्रेम असतंय म्हणून करतो ना आपण. काय उगाच आपला हाय पैसा होऊ द्या खर्च म्हणून करतो का? तर हे प्रेम, झाडांबद्दलचं जे प्रेम आहे ते अधोरेखित करण्यासाठी त्याचं महत्व कळावं की ह्या गोष्टीला सुद्धा आता महत्व येत चाललेलं आहे आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये महत्व दिलं पाहिजे, म्हणून हा सगळा आपण प्रयत्न केलेला आहे. तर सर्वांना एकच कळकळीची विनंती आहे की आपल्या पर्यावरण रक्षणासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध व्हा. झाडं तोडण्याची जी वृत्ती आपल्याला पूर्वीपासून बघत आलेलो आहे त्याला आता तिलांजली द्या, सोडून द्या ती वृत्ती. जेव्हा अति आवश्यक असेल, काटेरी झाड असेल, शेतीमध्ये अडचणीत असेल तर ते काढायला हरकत नाही, पण मोठी मोठी झाडं काढायची, रान करायचंय म्हणून तसं करण्याची सुद्धा गरज नाही. जसं आता उदाहरणामध्ये सांगितलं की शर्माजींनी की ज्या ठिकाणी झाड आहेत त्या ठिकाणी उत्पन्न सुद्धा वाढतंय. त्यामुळं झाडं जवळपास ठेवायचीच. बांधावरची झाडं काढा, ऊन मिळतंय, हा खोटा प्रचार आहे. ह्याची करण्याची काय गरज नाही. सावली आणि ऊन जेव्हा योग्य प्रमाणात मिळेल तेव्हा पिकाची वाढ जास्त चांगल्या प्रमाणात होते. आणि विशेषतः आपल्याकडच्या उष्णतेचा विचार जर करता तर थोडी सावलीची गरज आहे, त्या ठिकाणी तर अजून जास्त पिकांची वाढ होईल. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून वृक्षांचं संवर्धन करण्याची आपण सर्वांनी एक हमी द्यावी, एवढी एक नम्र विनंती मी आपल्या सगळ्यांना करतो. आज
या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल माझ्या पर्सनली वतीने मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतोच, परंतु या कार्यक्रमाचे औपचारिक आभार प्रदर्शन करण्यासाठी उमरग्याचे डॉक्टर अनिकेत इनामदार इथं आलेले आहेत. त्यांना मी आपल्या योगक्षेत्रमसाठी कायम त्यांचं सहाय्य असतं. इथे योगक्षेत्रमचा भागच आहेत ते, तर त्यांनी आता आभार प्रदर्शन करावं अशी मी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. हरिओम. निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेश दिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदंब मदंब कदंब वनप्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते. आई जगदंबा तुळजाभवानीच्या पवित्र क्षेत्री म्हणजे गंधोराला आपल्या आदरणीय असलेल्या योगी अरविंदांनी भवानी योग क्षेत्राचं निर्माण केलेलं आहे. आणि आता जे स्तोत्र म्हटलं त्याच्यामध्ये वनप्रिय वासिनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे आई जगदंबेला सुद्धा वृक्षांची अत्यंत आवड आहे, अत्यंत प्रेम आहे. करणं हे ज्यांच्या अंतरीची तळमळ आहे अशा योगीजींनी मागच्या कित्येक वर्षांपासून वृक्ष लागवडीसाठी त्यांचं पूर्ण आयुष्य वेचत चालले आहेत. ते एक एक क्षण प्रत्येक कष्ट घेत आहेत, लाखो लोकांना एक अभियानाशी जोडत आहेत आणि त्यामुळं हे एक अभियानाचं स्वरूप आता मोठ्यात मोठं होत चाललं आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये पंचपाल्लवाची उपमा आहे आणि सगळ्यात जास्त त्यांना महत्त्व दिलं जातं. आणि आजचा आपला भाग्याचा दिवस आहे की आजच्या या स्टेजवरती पंचपालव उपस्थित आहेत. सांगतो अरविंदजींच्या रूपानं वडाचं झाड आहे, अतुलजींच्या रूपानं आंब्याचं झाड इथं उपस्थित आहे, रावतजी आहेत, ध्रुवज्योती शर्माजी आहेत आणि प्रदीप त्रिपाठीजी आहेत. हे पंचपल्लव आहेत ज्यांनी आपल्या संस्कृतीला वृक्षांबद्दल प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रेम निर्माण केलं आहे आणि त्यांच्या मोठ्या योगदानातून तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना प्रेरित केलेलं आहे. मी या सगळ्यांचंच या ठिकाणी आले. म्हणजे आता सगळ्यात पहिल्यांदा आजचे जे वृक्षनिधी सन्मानाचे सन्मानार्थी होते ध्रुवज्योती शर्माजी, जे आसाम गौरव पुरस्कारांनी सन्मानित आहेत आणि ज्यांनी आसाममध्ये फार मोठी चळवळ उभी केली आहे वृक्षांच्या संबंधित. रोज 30,000 वृक्षांचं वितरण ते करतात आणि त्यांच्या या कार्यामधून आपण सर्वांनीच एक प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि आपल्या आयुष्यामध्ये वृक्ष लागवडीची जोपासना केली पाहिजे. त्याचबरोबर मियावाकी पद्धतीच्या एका वेगळ्या पद्धतीमुळं शहरांमध्ये जी दुर्गंधी वाढत चालली होती आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होत चाललेलं होतं, त्या ठिकाणी जंगलं उभं करून कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्मॅटमध्ये आणि तेही वैदिक पद्धतीनं असं एक प्रचंड मोठं काम करणारे डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठीजी जे मुंबईला असतात, त्यांनीसुद्धा हा सन्मान स्वीकारला आणि आम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी येऊन मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचाही आभार व्यक्त करतो. मागच्या वर्षीचे 2 सन्मानार्थी भाग्याने आज आपल्याला परत लाभलेले आहेत. एक आहेत मैती आंदोलनाचे प्रणेते डॉक्टर कल्याण सिंग रावतजी, जे उत्तराखंडवरून आलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये मैती आंदोलन म्हणजे किती सुंदर आंदोलन आहे, एखाद्या वृक्षाला आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या एका भावनेशी ज्या वेळेला जोडलं जातं त्यावेळेला ती चळवळ किती मोठ्या स्वरूपात व्यापक होऊ शकते याचं उदात्त उदाहरण कल्याण सिंग रावतांनी त्या ठिकाणी प्रस्तुत केलं आहे आणि आज जगभरामध्ये ती चळवळ पोहोचलेली आहे. आणि सगळ्यात मोठं भाग्य म्हणजे आमचं लक्षात घ्या की आपण अशा एका IPS कार्यकर्त्याच्या आणि एका मोठ्या अधिकारी आपल्या जिल्ह्याला लाभला आहे, जो केवळ IPS नसून तो वृक्षांच्या संवर्धनासाठी अहोरात्र झटतोय. ज्या वेळेला अतुलजींचा संपर्क येतो, त्यांनी मागच्या वर्षी सुद्धा त्यांना आपण या सन्मानाने त्यांना सन्मानित केलं, त्यावेळी त्यांची ओळख झाली आणि त्यामधून त्यांचा जेवढी जवळीक आपल्याला साधता येते तेवढं साधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे वेगवेगळे पैलू लक्षात येतात. विचार करा, असा एक ऑफिसर जर एकेका जिल्ह्याला मिळत गेला ना, काही वर्षांमध्ये अख्ख्या भारताचं कायापालट होऊन जाणार आहे. अख्ख्या भारताचं त्यांच्या मनामध्ये ज्या काही संकल्पना आहेत, मग ते नॅचरल फार्मिंग असेल, ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीनं वृक्षांचं संगोपन असेल, एवढंच नाही तर मार्केटिंग आणि त्याच्यामधून बिझनेस स्ट्रॅटेजीज सुद्धा कशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने उपलब्ध करून देता येतील जेणेकरून आजचा शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे, ही जी संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये आहे ही अतिशय उल्लेखनीय आहे. आणि त्यांचं खरंच मनापासून कौतुक करतो की त्यांनीही या ठिकाणी उपस्थिती दिली आणि आम्हा सर्वांचं या ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन केलं.
आणि या कार्यक्रमाचं अतिशय सुंदर सूत्रसंचालन करणारे पुण्याचे आमचे हर्षा सर आणि तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालात. माझे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी या ठिकाणी बांधव उपस्थित आहेत. गंधोऱ्या गावातली लोक आहेत, नळदुर्ग, तुळजापूर, धाराशिव आणि परिसरातील सर्व लोकांनी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिले आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. या सगळ्यांबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे भवानी योग क्षेत्राच्या वतीनं. आणि सगळ्यांना एकच कळकळीची विनंती करतो, आपण या ठिकाणी केवळ वृक्षांसाठी आणि आपल्या या धरणी मातेसाठी आलेलो आहे. तर ती भावना एक क्षणभरही विसरू न देता वृक्षांची जोपासना, फक्त वृक्ष आपल्याला फोटोसाठी नाही लावायचे आहेत मित्र हो, प्रत्येक वृक्ष जगवायचं आहे आणि त्या जगवण्यासाठी आपण सर्वांनी मनापासून प्रयत्न करावेत. हीच या ठिकाणी आई तुळजाभवानीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि माझा आभार प्रदर्शन या ठिकाणी संपवतो. धन्यवाद. आणि नंतर जेवण झाल्यानंतर वृक्ष वितरणासाठी या त्या ठिकाणी. भेटलो तर आपण तुम्हाला वेळ फिल्म येतो आज मोबाईल माझा ना मोबाईल इथे जा